हाय गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नील सरस्वती अकेडमी में। आज हम कक्षा 10 का प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को हम पढ़ेंगे। पूरा कंप्लीट चैप्टर एक वीडियो में करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। बताओ, रसायन विज्ञान परिभाषा हमें पता है। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? अंग्रेजी क्या होगी? केमिस्ट्री। क्या होगी? केमिस्ट्री। बताओ, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? चलिए, तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं तो हम लिखेंगे रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत पदार्थों के आणविक संगठन पदार्थों के आणविक संगठन, संरचना, कामा गुणधर्म, पदार्थों के आणविक संगठन, संरचना, गुणधर्म तथा उनमें होने वाले विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों या अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। चलो भैया, लिख लिए। क्या लिखे हो? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के आणविक संगठन, संरचना, गुणधर्म तथा उनमें होने वाले विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों या अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक, चलिए, वीडियो यहाँ तक वीडियो दिखाई दे रहा है ना? ठीक, चलिए, तो केमिस्ट्री की परिभाषा कोई पूछेगा, क्या बताओगे? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के आणविक संगठन तथा उनमें होने वाले विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। लिख लिए भैया? चलो, अब ध्यान देना, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? रासायनिक अभिक्रिया को ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। अच्छा, एक प्रश्न आता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? बताओ, भौतिक परिवर्तन और दूसरी तरफ लिख लेते हैं भैया क्या? रासायनिक परिवर्तन। चलिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर पूछा, कैसे बताओगे? बताओ, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? चलिए, भौतिक परिवर्तन में बताओगे ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के आणविक संगठन, संरचना और गुणधर्म न बदले। लिख लो, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के आणविक संरचना, आणविक संगठन, कामा संरचना एवं गुणधर्म न बदले। क्या कहलाता है भैया जिसमें नहीं बदलेगा? बताओ, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के आणविक संगठन, कामा संरचना एवं गुणधर्म न बदले, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी को हम जब क्या करेंगे? जमाएंगे तो क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। ठीक, बर्फ को फिर हम क्या करेंगे?
गर्म करेंगे पानी बनेगा, और पानी को भी जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, गैस बनेगा। गैस को जब ठंडा करोगे ठंडा हो जाएगा किस में, द्रव में। तो मतलब इसमें उसकी आणविक संगठन नहीं बदल रहा है, संरचना भी नहीं बदल रहा है। और मेन पॉइंट क्या है भौतिक परिवर्तन में, मेन पॉइंट क्या है, गुणधर्म। गुणधर्म जिस पदार्थ का न बदले उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के गुणधर्म नहीं परिवर्तित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। या पूरा बताओ, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के आणविक संगठन, संरचना एवं गुणधर्म न बदले उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। जस्ट ऐसे ही लिखोगे, रासायनिक परिवर्तन में ऐसा परिवर्तन जिसमें, ऐसा परिवर्तन जिसमें, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के गुणधर्म परिवर्तित हो, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के गुणधर्म बदल जाएं, बदल जाएं, उसे हम क्या कहेंगे बताओ, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के गुणधर्म बदल जाए उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का फट जाना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे भौतिक परिवर्तन में, जैसे बता सकते हो क्या, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, ठीक, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का जलना किस में आएगा, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन में आएगा, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन में आएगा। जैसे बर्फ का क्या होना, पिघलना, वैसे मोमबत्ती भी पिघलेगी किसमें, भौतिक परिवर्तन में। ठीक, और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे पंखे का चलना, पंखे का चलना, और विद्युत बल्ब का जलना, विद्युत बल्ब का जलना। करंट बंद कर दोगे विद्युत बल्ब क्या होगा हमारा, बंद हो जाएगा। तो मतलब जिसमें उसके गुणधर्म न बदले वो हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन। और जिसमें एक बार गुणधर्म बदल जाए दोबारा उसको पुनः अपनी अवस्था में न लाया जा सके, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के आणविक संगठन, संरचना एवं गुणधर्म न बदले उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। और ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के गुणधर्म बदल जाएं और उसे पुनः मूल अवस्था में न लाया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध का फटना, दूध एक बार फट जाएगा तो क्या दोबारा उसको हम सही कर सकते हैं, नहीं। तो मतलब जिसमें उसे पुनः मूल अवस्था में न लाया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। चलो भैया, पहली हेडिंग है हमारी क्या, पहला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। किस क्लास का पढ़ेंगे बताओ, क्लास 10th। आज से बैच स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की। और पहला अध्याय हमारा क्या है बताओ, पाठ 1। पाठ 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलो देखो, रासायनिक अभिक्रिया एक हेडिंग हो गई और समीकरण हमारे क्या हो गए, 2 हेडिंग हो गए। ये पाठ का नाम है, पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको पढ़ना है। तो आप हेडिंग करोगे इसमें भैया, पहली क्या, रासायनिक अभिक्रिया। हेडिंग क्या करोगे, पहली रासायनिक अभिक्रिया। पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो आप पहली हेडिंग करोगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया। और लिखोगे इसमें, वह प्रक्रिया जिसमें, वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ, अधिक पदार्थ परस्पर रासायनिक संयोग करके, परस्पर रासायनिक संयोग करके, परस्पर रासायनिक संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। चलो भैया लिख लिए।
चलो, तो वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, लिखा क्या हूं देख लो। वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर रासायनिक संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। चलो भैया, अभिक्रिया कहलाती है। देखो ध्यान से, वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर रासायनिक संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। परिभाषा आपने लिख लिया। चलिए अध्याय को थोड़ा फास्ट हम लोग पढ़ते, नहीं तो खत्म नहीं हो पाएगा पूरा अध्याय। देखो जैसे Mg+O2 रिएक्ट होके क्या बनाएंगे हमारे MgO। देखो Mg को हम कहते क्या है? मैग्नीशियम। क्या कहते हैं भैया? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु है। क्या है? धातु है, एक पदार्थ है। और ऑक्सीजन, इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन गैस। क्या कहेंगे? ऑक्सीजन गैस, ये भी एक पदार्थ है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर या परस्पर रासायनिक संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करें, ये नया पदार्थ बना, ठीक, इसे ही हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। बैलेंस कर लो, Mg एक बार, Mg एक बार, O कितनी बार है? 2 बार। यहाँ O कितनी बार है बताओ? एक ही बार है, तो आप सामने 2 का गुणा करो। ऑक्सीजन 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार, अतः Mg 2 बार है, यहाँ 2 का गुणा कर दो, ये हमारा बैलेंस हो गया। समझ गए? चलिए, Mg का नाम होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। और O का नाम बताओ क्या होगा? O का नाम हो जाएगा भैया ऑक्साइड। तो इसका नाम बन गया क्या? पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताओ समझ गए कि नहीं? चलिए अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं, रासायनिक समीकरण। दूसरी हेडिंग, रासायनिक समीकरण। चलिए केमिकल इक्वेशन देखें। अंग्रेजी इसकी क्या होगी? केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया, परिभाषा देखो एकदम सरल है इसकी। लिखोगे क्या? रासायनिक समीकरण की, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, अभिकारकों और उत्पादों को, अभिकारकों और एवं उत्पादों को, अभिकारकों एवं उत्पादों को जिस सूत्र या प्रतीक के द्वारा लिखा जाता है, उसे ही रासायनिक समीकरण, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। लिख लिए भैया? चलो, कहा क्या है? यहाँ से लिखोगे क्या? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को जिस सूत्र या प्रतीक के द्वारा लिखा जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो भी हमारे भाग लेंगे पदार्थ, उनको हम या तो अभिकारक कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? उत्पाद। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है भैया, उसको हम क्या कहते हैं? बोलो, उत्पाद कहते हैं। फिर से, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लिया उसे क्या कहोगे? अभिकारक या क्रियाकारक। जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को जिस सूत्र या प्रतीक के द्वारा लिखा जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। चलिए
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, लिख लिए। चलिए इसको कॉपी कलम निकाल कर नोट करते रहना। देखो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रिएक्शन का तीर बताओ क्या बनेगा। बनेगा हमारा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस जल बनेगा। चलिए तो ध्यान देना, ये जो मैं यहाँ से यहाँ तक लिखा हूँ ये हिंदी में लिखा हूँ। चलो भैया हिंदी में लिखे। ठीक, देखो ये हमारा क्या है, अभिकारक है। ये हमारा क्या है, अभिकारक या क्रियाकारक। अभिकारक कहो चाहे क्या कहो, क्रियाकारक कहो। और ये हमारा क्या बना है, उत्पाद। ये रिएक्शन का तीर है, ये रासायनिक अभिक्रिया का घोतक है, ये रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, प्रतीक है या तीर है। समझो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिएक्ट होकर क्या बना, सोडियम क्लोराइड और क्या बना है, जल। बताओ, जो हिंदी में लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ हिंदी में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लिखेंगे किसमें, NaOH। Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, धन है धन लिखो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम किसके रूप में लिखेंगे बताओ, HCl के रूप में। रिएक्शन का तीर है बच्चे, बताओ, कहेंगे हाँ है। चलो सोडियम क्लोराइड का सूत्र बोलो, NaCl प्लस जल का सूत्र बोलो, H2O। समझो कुछ है नहीं, केमिस्ट्री सरल है एकदम। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बोलो, NaOH। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र बोलो, HCl। सोडियम क्लोराइड का सूत्र बोलो, NaCl। जल का सूत्र बोलो, H2O। बताओ, ये जो मैं लिखा हूँ पूरा, ये ध्यान देना, NaOH प्लस HCl हमारा क्या है, अभिकारक है। NaOH प्लस HCl हमारा क्या है, अभिकारक है। ये रासायनिक अभिक्रिया का तीर है। ठीक, NaCl प्लस H2O हमारा क्या है, उत्पाद है। जो हिंदी में लिखा हूं इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। समझो, जो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिएक्शन का तीर सोडियम क्लोराइड प्लस जल, जो मैं हिंदी में लिखा हूँ, इसी हिंदी को मैंने सूत्र के रूप में लिख दिया। यही सूत्र ही हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। समझे, समझो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को, अभिकारक में समझो क्या भाग लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड भाग लिया है, और क्या लिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किस में भाग लिया, अभिकारक में। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, अभिकारक में क्या आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगा। इस रिएक्शन में बस, हमेशा के लिए मत रटना कि अभिकारक में बस यही आएगा, केवल इस रिएक्शन में लिखा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हमारा अभिकारक या क्रियाकारक होगा, और ये सोडियम क्लोराइड और जल हमारा क्या होगा, उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को और उत्पादों को सूत्र के रूप में लिखा गया कि नहीं, ये बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किसके रूप में, HCl के रूप में। ये है क्या, अभिकारक है। ठीक, रिएक्शन का तीर है, तीर मैंने लिखा। सोडियम क्लोराइड को NaCl और जल को H2O, ये हमारा क्या, उत्पाद। तो आपको ये बात समझना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को सूत्र में लिख देना ही क्या कहलाया, रासायनिक समीकरण कहलाया। समझ गए। चलो एक आध रिएक्शन और देखते हैं। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना प्लस क्लोरीन गैस। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। रिएक्शन का तीर थोड़ा बड़ा कर दे, रिएक्शन का तीर। चलो
विरंजक चूड़ प्लस जल। ध्यान देना, ये जो मैं लिखा हूं पूरा पूरा हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। बताओ, पूरा पूरा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण किए, ये हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में बताओ, जो बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस है, ये बच्चे क्या है, कहेंगे ये हमारा पूरा पूरा सर अभिकारक है। क्या है भैया, अभिकारक है। कौन है अभिकारक, बुझा हुआ चूना प्लस क्लोरीन गैस हमारा क्या है, अभिकारक है। चलिए, विरंजक चूड़ और जल हमारा क्या है भैया, बताओ, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद है। तो समझो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को और उत्पादों को सूत्र के रूप में लिख देंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। चलिए, अभिकारक में कौन है, बुझा हुआ चूना, सूत्र क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। चलिए, प्लस प्लस दिया है, प्लस लिख दो। फिर क्लोरीन गैस का सूत्र क्या होगा, Cl2 होगा। रिएक्शन का तीर है, तीर लिख दो। अतः ये CaOH का होल ट्वाइस और Cl2 हमारे क्या है, बताइए, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे अभिकारक हैं। क्या है भैया, अभिकारक हैं। चलिए, अब विरंजक चूड़ का सूत्र क्या होगा, CaOCl2। ये विरंजक चूड़ का सूत्र है। जल का सूत्र क्या होगा, H2O। चलिए, ठीक, तो ये CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 अभिकारक है, CaOCl2 प्लस H2O हमारा क्या है, उत्पाद है। तो जो हिंदी में लिखा गया इसी को सूत्र में लिख दिया गया, यही हमारा क्या कहलाया, रासायनिक समीकरण। जो हिंदी में लिखा हूं बुझा हुआ चूना, इसको मैं CaOH का होल ट्वाइस के रूप में लिखा, ठीक। और जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस को Cl2 के रूप में लिखा। विरंजक चूड़ को किसके रूप में लिखा हूं, बताओ, CaOCl2। और जल को H2O के रूप में। यही हमारा क्या कहलाया, ये जो नीचे लिखा हूं पूरा CaOCl2 प्लस, नहीं, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 रिएक्ट, CaOCl2 प्लस H2O हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण। अब पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। ये संतुलित था कि नहीं जी, Ca एक बार, Ca एक बार, वो दो बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, H दो बार है, H दो बार, Cl दो बार है, Cl दो बार, ये तो खैर बैलेंस था। अब मान लो जैसे और रिएक्शन आएंगे संतुलित नहीं होते, उनको हमें संतुलित करना है। रासायनिक समीकरण को जब पढ़ोगे तो उसे संतुलित भी तो तुम ही करोगे। चलो, तो हेडिंग कर लो, रासायनिक समीकरण का संतुलन। हेडिंग रहेगा संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण हेडिंग है भैया। चलो, बढ़िया से पढ़ो। लिखोगे क्या इसमें, अभिकारकों तथा उत्पादों, अभिकारकों तथा या अभिकारकों एवं उत्पादों, अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं को, अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं को बराबर कर देना ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है भैया। चलो, अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं को, मतलब अभिकारक के परमाणुओं को और तीर के साइड अभिकारक के परमाणुओं को और, एक मिनट, अभिकारक के परमाणुओं को और उत्पाद के परमाणुओं को, अभिकारक के परमाणुओं को और उत्पाद के परमाणुओं को बराबर कर देना ही क्या कहलाता है, बताइए, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए, लिख लिए, अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं को बराबर कर देना ही क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब दोनों तरफ के परमाणु बराबर रहेंगे तभी हमारा क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, नहीं तो रिएक्शन गलत हो जाएगा। कहेंगे जैसे एग्जांपल, ठीक भैया, N2 प्लस H2
रिएक्ट होके क्या बना, NH3, बैलेंस करो। ये हमारा क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है, जिसे क्रियाकारक भी कहते हैं। और ये हमारा क्या है, उत्पाद है। हिंदी क्या होगी, जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से संयोग करती है तो क्या बनता है, बताओ। जब हाइड्रोजन गैस या जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से NI की उपस्थिति में क्रिया करता है तो अमोनिया गैस बनती है। क्या बनती है, अमोनिया गैस। ये हमारा क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। तो नाइट्रोजन गैस को N2 के रूप में लिखा हूँ, हाइड्रोजन गैस को H2 के रूप में। N2 प्लस H2 हमारे क्या है, अभिकारक, और NH3 हमारी क्या है, दोनों उत्पाद है। N कितनी बार है, 2 बार है। N कितनी बार है, 1 बार। अतः ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तब ये कौन सा समीकरण है, बताओ। ये हमारा असंतुलित है। ये हमारा क्या है, असंतुलित। भैया इसको संतुलित करो। केमिस्ट्री में देखो, जब तक रिएक्शन संतुलित नहीं कर पाओगे तब तक आप केमिस्ट्री में अच्छी आप नहीं कर सकते। केमिस्ट्री में संतुलन बहुत जरूरी। बताओ, N2 है, N2 लिखो, प्लस H2 है, H2 लिखो। रिएक्शन का तीर NH3 लिखो। इसे संतुलित करना है। N 2 बार है, यहाँ 2 का गुणा करो, N 2 बार हो गया। H 2 बार है, जाने दो। यहाँ H देखो, 3 दूनी 6 बार, यहाँ 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6 बार, समझो। N 2 बार है, कहेंगे हाँ N 2 बार है। यहाँ भी N 2 बार है, हाँ N 2 बार है। N2 N 2 बार, यहाँ 2 N 2 बार। चलो, यहाँ H कितनी बार है, 3 दूनी 6 बार, यहाँ 3 दूनी 6 बार। अतः ये हमारा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये हमारा क्या है, संतुलित। तो हमें पढ़ना क्या था, संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण आपको देगा, संतुलित रासायनिक समीकरण आपको बनाना होगा। इतना आप समझ गए, लिख लिए। चलिए अगली हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं भैया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को। है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पिछले वीडियो में आप देख सकते हो जाकर। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया का अलग वीडियो हमने बना दिया है। अतः उस पर बहुत से एग्जाम्पल, हम संयोजन अभिक्रिया पर भी बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं, वियोजन अभिक्रिया पर भी बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं, और विस्थापन अभिक्रिया पर भी बहुत से एग्जाम्पल आपको दिया गया है। तो पिछले वीडियो को आप देख लेंगे। यहाँ पर पूरा चैप्टर खत्म करना है, वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए सिर्फ मेन टॉपिक पर बात होगी। एग्जाम्पल यदि आपको संयोजन अभिक्रिया का, वियोजन अभिक्रिया का और विस्थापन अभिक्रिया का, रेडॉक्स अभिक्रिया का बहुत से एग्जाम्पल चाहिए तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हो। वहां पे आपको संयोजन, वियोजन, विस्थापन, रेडॉक्स अभिक्रिया पर बहुत एग्जाम्पल दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। भैया रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, डरो मत, समझो। रासायनिक अभिक्रियाओं के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के अनगिनत प्रकार होते हैं जिसका कोई उल्लेख नहीं है। फिक्स उल्लेख नहीं है कि हाँ इतनी ही प्रकार की होती हैं। किसी किताब में, जैसे कक्षा 10 की मैं बात करता हूँ, 10 का पढ़ रहे हो, कक्षा 10 का, तो 10 का ही बात करूंगा। किसी किताब में 4 अभिक्रिया दिया है, किसी किताब में 5 अभिक्रिया दिया है, और किसी किताब में 6 और किसी में लगभग 7 प्रकार दे दिया है। तो 7 प्रकार का पढ़ोगे और इंटर लेवल में देखोगे अनगिनत प्रकार के हो जाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं अनगिनत प्रकार की होती है, जिसमें से हम कक्षा 10 के लिए जो जरूरी है, कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए जो जरूरी है, तो वो सिर्फ 5 है। कितना है, 5। तो पहला क्या था भैया, संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, पहली हेडिंग क्या रहेगी आपकी, संयोजन अभिक्रिया रहेगी। अभी हेडिंग मत करना, अभी लिख लो बस। पहला संयोजन अभिक्रिया, इसे हम क्या कहते हैं, बताओ, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। संकलन कहें चाहे योगात्मक कहें। संयोजन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा का हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला हो जाएगा क्या, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ लिख लो भैया, अपघटन अभिक्रिया। ठीक, चलिए
ये अपघटन अपक्रिया हो गई। ये हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा विस्थापन अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया। कहेंगे सर विलोपन अपक्रिया क्या होती है, क्या कोई अंतर है विलोपन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया में? विस्थापन अपक्रिया हो गई, प्रतिस्थापन अपक्रिया हो गई। विलोपन अपक्रिया हाई स्कूल में नहीं दिया है, इंटर में दिया है। अतः विस्थापन अपक्रिया का ही रूप है कौन, विलोपन अपक्रिया। विलोपन अपक्रिया का मतलब कोई पदार्थ क्या होगा, विलुप्त होगा, मतलब हट जाएगा। तो क्या कहलाया, विस्थापन अपक्रिया ही तो है। विस्थापन कहो चाहे प्रतिस्थापन कहो चाहे विलोपन अपक्रिया कहो, संयोजन कहो चाहे संकलन कहो चाहे योगात्मक अपक्रिया कहो। चलो, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अंतिम वाला आपका 5वां हो जाएगा भैया, रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया, यही 5 अपक्रिया आपको पढ़ना है जो कि कक्षा 10 के लिए जरूरी है। इन्हीं से प्रश्न पूछता है आपका। ठीक, इसको आप लिख लेंगे। चलिए, रिकॉर्ड हो रहा था वीडियो चेक करने के लिए हम गए थे। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, संयोजन अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। कक्षा 10 के लिए जो जरूरी है बस उतना ही जानो। 10 में से 5 अपक्रिया को पढ़ेंगे। पहला संयोजन अपक्रिया, इसे संकलन या योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अपक्रिया, इसे अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। विस्थापन अपक्रिया कहो चाहे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहो चाहे विलोपन अपक्रिया कहो। चलो, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया कहो चाहे उपचयन अपचयन अपक्रिया भी कहो। इतना लिख लिया, मिटा दे भैया। चलिए हेडिंग करिए, पहला संयोजन अपक्रिया, पढ़ो बढ़िया से, खत्म कर देना है पूरे अध्याय को सिर्फ एक वीडियो में। और हेडिंग आपको बढ़िया से संयोजन का, वियोजन का, रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण चाहिए। बहुत से उदाहरण को बताया गया है, पीछे वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हो। एडिशन, रिएक्शन, विस्थापन अपक्रिया के उदाहरण प्रकार। ठीक, चलिए यहाँ पर हम देखेंगे संयोजन अपक्रिया, हेडिंग है संयोजन अभिक्रिया। चलिए लिखेंगे क्या, जब या वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, हाँ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से, जिसमें एक या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर रासायनिक संयोग करके केवल एकल उत्पाद का केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अपक्रिया कहलाती है। ये हमने लिख दिया, इसकी परिभाषा क्या लिखा हूं, वह रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार ही तो है संयोजन अभिक्रिया, डरने की क्या बात है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
एक या एक से अधिक पदार्थ में लिखा था। एक पदार्थ संयोग करेगा एक ही पदार्थ से, नहीं बन अच्छा लग रहा है। तो दो पदार्थ कम से कम होने चाहिए, दो पदार्थ आपस में जुटे और कोई नया पदार्थ बनाए। तो वह रासायनिक क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर रासायनिक संयोग करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है भैया? संयोजन क्रिया कहलाती है। परिभाषा क्या होगा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर रासायनिक संयोग करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया की पहचान क्या होगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर केवल एक ही पदार्थ बनाए, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। चलो हिंदी लिख लिए, मिटा दे परिभाषा इसकी। चलिए, दो पदार्थों को आपस में जोड़कर एक पदार्थ बना लेना ही क्या कहलाता है? संयोजन क्रिया। फिर से मेरे साथ बोलो, दो पदार्थों को जोड़ दो और एक पदार्थ बना लो, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन क्रिया। चलिए एग्जाम्पल, C+O2, एक और एक पदार्थ आपस में मिलके क्या बना लिए? CO2। चलो N2+H2 रिएक्ट होके बना लिया 2NH3, तीन का यहाँ गुणा। एक और एक पदार्थ आपस में मिलके केवल क्या बनाए? बताओ, एकल उत्पाद का निर्माण किए। चलिए फिर अगला, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 रिएक्ट होके बनाया 2NaHCO3। समझ पा रहे हो? समझो, N दो बार था, समझाया था। यहाँ कार्बन एक बार है, ऑक्सीजन दो बार है, बन गया CO2। N दो बार है, N दो बार है, H तीन दूनी छह बार, दो तीन छह बार, बैलेंस है। Na2CO3 H2O और CO2 आपस में क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाए। N दो बार है, N दो बार है, H दो बार है, H दो बार है। अब C कितनी बार है? एक और एक कितनी बार? C दो बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है जी? तीन और एक चार, चार दो छह, तीन दूनी छह बार, सब बैलेंस है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करें। जब एक और एक पदार्थ आपस में मिले, मतलब जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करें, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन क्रिया। लिख लिए? चलो अगली हेडिंग लिखो, वियोजन क्रिया। कहेंगे एग्जाम्पल बहुत कम बता रहे हैं सर। हाँ, संयोजन क्रिया में पढ़ा चुका हूँ, अगले वीडियो में जाके देख लेना। संयोजन क्रिया की परिभाषा भी लिखवाया हूँ और खूब सा एग्जाम्पल करवाया हूँ। ठीक, चलिए अगली हेडिंग, वियोजन क्रिया। हेडिंग करेंगे आप वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। चलो संयोजन अभिक्रिया में क्या लिखे थे भैया? दो पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ बनाए। दो पदार्थ ऐसे मिले, दो पदार्थ आपस, देखो एक और एक पदार्थ दो आपस में मिले और एक पदार्थ बनाए, इसे संयोजन अभिक्रिया कहे। एक पदार्थ को ऐसे तोड़ दो दो पदार्थ में, इसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। तो लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ किसी बाह्य कारक की उपस्थिति के कारण, किसी कारक की उपस्थिति के कारण की उपस्थिति, कहेंगे उपस्थिति में जैसे करके बता दीजिए। ठीक, उपस्थिति में जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, प्रकाश हो गया और भैया विद्युत हो गया। चलिए, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ या एकल पदार्थ, इसे कह दो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ किसी बाह्य कारक की उपस्थिति, जैसे ताप, दाब, प्रकाश और विद्युत उपस्थिति के कारण, मतलब
ताप के कारण, दाब के कारण, प्रकाश के कारण और विद्युत के कारण। ताप मतलब उष्मा, ताप मतलब उष्मा उपस्थिति के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए तो उसे टूट जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलो भैया, क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ, ध्यान से समझो, संयोजन में दो पदार्थों को आपस में मिलाए एक पदार्थ बना, इसे हम क्या कहें? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिले, चाहे तीन पदार्थ मिले, चाहे तीन से अधिक पदार्थ मिले, लेकिन बनेगा केवल एक पदार्थ। एक पदार्थ केवल बने तो उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में कोई एक ही पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में क्या होगा? टूटेगा। कोई एक ही पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में क्या होगा? टूटेगा। कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए उष्मा के कारण, मतलब ताप, दाब, प्रकाश, विद्युत के कारण, तो उसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। तो परिभाषा आपने लिखा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ किसी बाह्य कारक की उपस्थिति, जैसे ताप मतलब उष्मा, ताप कामा उष्मा, कामा दाब, कामा प्रकाश, विद्युत के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? बताओ। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हिंदी लिख ली है? चलिए, लिखेंगे। वियोजन अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती? तीन प्रकार की। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। प्रकाश अपघटन, वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। प्रकाश अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन। कहेंगे उदाहरण नहीं बता रहे हैं भैया। उदाहरण हमको पढ़ना है प्रकाश का, विद्युत का और ऊष्मा का। ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान ये देना है, प्रकाश अपघटन की परिभाषा बताना है। बताओ। चलो लिखेंगे। वह वियोजन अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य की प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण संपन्न होती है, संपन्न होती है। वह वियोजन अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण संपन्न होती है, प्रकाश अपघटन कहलाता है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। लिख लिए भैया? चलो ध्यान देना। वह वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण संपन्न होती है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वह वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण संपन्न होती है, क्या कहलाती है? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएं। जब कोई पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण दो या दो से अधिक भागों में टूटता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जब कोई एक पदार्थ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति के कारण, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण दो या दो से अधिक भागों में टूटता है, डिवाइडेड इनटू टू एंड मेनी पार्ट,
ठीक, 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन क्रिया। चलो यहाँ पर हम फोकस करेंगे एग्जाम्पल पे, जैसे AgBr, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति को हम किससे दर्शाते हैं, Hb। Hb मतलब सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। Hb का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। चलो ध्यान देना, Hb का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। अब आप मत कहना Hb मतलब हमारे सर पढ़ाए हैं हेल्पिंग वर्ब। Hb मतलब हमारे सर पढ़ाए हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब। ध्यान देना, Hb का मतलब यहाँ पर केमिस्ट्री में होगा क्या, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। चलो तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसका नाम होगा यस सिल्वर, Ag का नाम सिल्वर और Br का नाम क्या, ब्रोमाइड। कहेंगे रासायनिक सूत्र हम नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे बना लेते हैं इसके नाम को। तो भैया पीछे वीडियो बनाया हूँ केमिकल फॉर्मूला को हम कैसे सीखें, ठीक, रासायनिक सूत्र को हम कैसे बनाएं, तो उस वीडियो को आप देख लोगे। केमिकल फॉर्मूला के नाम से वीडियो है यूट्यूब पर, मेरे ही चैनल पर। तो वहां पर आपको बहुत से सूत्र को बनाया गया है, सिखाया गया है, आप उससे बहुत से सूत्र को सीख सकते हो। फिर यहाँ पे Ag का नाम क्या होगा, सिल्वर, हर जगह इसका नाम सिल्वर ही होगा। ठीक, उपसंयोजक का जब IPSC नाम पढ़ेंगे तो वहां पे अर्जेंटम का प्रयोग करेंगे, इसका अर्जेंटम। तो यहाँ इसका नाम होगा सिल्वर ब्रोमाइड को तोड़े किसमें, Ag, और किसमें टूटेगा भैया, ये Br2 में। चलो Ag कितनी बार, एक बार, Br एक बार, यहाँ 2 बार है बाबू, 2 का यहाँ गुणा करो, Ag भी 2 बार, Ag भी 2 बार, Br भी 2 बार, Br भी 2 बार। ठीक, अगली हेडिंग क्या है, उष्मीय अपघटन। एग्जाम्पल आपको और चाहिए तो आप देख सकते हो, पीछे वीडियो है, वहां पे वियोजन क्रिया या अपघटन क्रिया के नाम से वीडियो है, वहां पे आपको सिर्फ 3 हेडिंग पढ़ाया ही हूँ, उष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन के सिर्फ उदाहरण, परिभाषा भी है। चलिए अगली हेडिंग हमारी है क्या, उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन, अच्छा एक चीज सुनो ध्यान से, एकदम बढ़िया से सुनना एक चीज। जब Hb लिखा रहे, रिएक्शन में क्या लिखा रहे, Hb, तो समझ जाना कौन सी अपक्रिया है। Hb लिखा रहे तो समझ जाना कौन सी अपक्रिया है, प्रकाश अपघटन। तीर के ऊपर Hb लिखा रहे तो प्रकाश अपघटन है। तीर के ऊपर बाबू क्या लिखा हो, डेल्टा लिखा हो, तो कौन सी क्रिया है, उष्मीय अपघटन क्रिया है। तीर के ऊपर Hb लिखा है तो प्रकाश अपघटन, तीर के ऊपर डेल्टा लिखा है या गर्म लिखा है तो उष्मीय अपघटन क्रिया है। लिखोगे वह वियोजन क्रिया, वह वियोजन क्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा के कारण संपन्न होती है, वह वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा के कारण संपन्न होती है, वह वियोजन क्रिया जो उष्मा के कारण संपन्न होती है, उष्मीय अपघटन क्रिया कहलाती है। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान देना, परिभाषा क्या लिखवाया जा रहा है, इन सब पे बहुत कोड करना। वह वियोजन क्रिया जो उष्मा के कारण संपन्न होती है, वह वियोजन क्रिया जो उष्मा के कारण संपन्न होती है, उष्मीय अपघटन क्रिया कहलाती है। चलो एग्जाम्पल देखो। अच्छा एक चीज ध्यान दे लिए ना, रिएक्शन के ऊपर तीनों को मैं बता रहा हूँ। Hb लिखा तो प्रकाश अपघटन, डेल्टा लिखा है या गर्म लिखा है तो उष्मीय अपघटन, विद्युत का प्रवाह लिखा है या विद्युत लिखा है तो विद्युत अपघटन। Hb लिखा तो प्रकाश अपघटन, डेल्टा लिखा तो उष्मीय अपघटन, विद्युत लिखा तो विद्युत अपघटन। चलो देखते हैं हम उष्मीय अपघटन के उदाहरण को, जैसे CaCO3
कहेंगे नाम क्या होगा, बताइए बाबू। Ca का नाम कैल्शियम, क्या होगा Ca का नाम कैल्शियम। और CO3 का नाम क्या होगा, कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बोलो, CaCO3। रिएक्शन डेल्टा का चिन्ह, ये किसको बता रहा है भैया, गर्म को बता रहा है। किसको बता रहा है, गर्म को। रिएक्शन का ऐसे तीर दो, तीर लिखो और यहाँ डेल्टा का चिन्ह दे दो कोष्टक में। ये गर्म को बता रहा है। तो गर्म किसको बताता है, उष्मा को बताता है भैया। बिना ताप के कहाँ, बिना उष्मा के कहाँ कोई चीज गर्म होगी। चलिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे टूटेगा CaO और किसमें, CO2 में। समझो, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है भैया, टूट जाता है। चलिए Ca एक बार। अब CO3 में से एक ऑक्सीजन Ca को उधार दे दो, क्या बन गया, CaO। अब CO3 में से एक ऑक्सीजन निकल गया, क्या बचा, CO2 ही तो बचा। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं हम लोग। कहेंगे और एग्जाम्पल बताइए, पीछे वीडियो है उसमें जाकर देख लेना, बहुत से एग्जाम्पल बताया हूँ उष्मीय अपघटन पर। चलिए विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन परिभाषा क्या होगी विद्युत अपघटन की, वह वियोजन अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें, वह वियोजन अभिक्रिया जो वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के, जिसमें किसी पदार्थ के, जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में, किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाह करने पर, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाह करने पर अभिक्रिया संपन्न होती है। फिर से परिभाषा, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाह करने पर अभिक्रिया संपन्न होती है, अभिक्रिया संपन्न होती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। चलो भैया लिख लिए, कहेंगे हाँ लिख लिए। चलिए परिभाषा सरल है ना, वह वियोजन क्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपक्रिया संपन्न होती है, वियोजन अपक्रिया कहलाएगी। किसी पदार्थ का जलीय विलयन होगा, जब किसी पदार्थ में जल होगा तभी तो करंट मारता है। जैसे सूखी हुई लकड़ी से करंट हम छुएंगे तो हो सकता है वो झटका हमें दे दे, क्या दे दे, झटका दे दे। करंट कहेंगे कैसे, नहीं समझ में आ रहा। देखो जब सूखी हुई डंडी से हम करंट को छुएंगे तो झटका नहीं देगा, हल्का सा यदि वो गील है, यदि उससे हम छुएंगे करंट को, हमें क्या दे देगा, झटका दे देगा, या हमें चिपका भी सकता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं जब किसी पदार्थ में जल का अंश होगा तभी उसमें विद्युत प्रवाह होगा। तो जो हमारा पदार्थ होगा केमिस्ट्री में तो हम क्या पढ़ेंगे, कोई पदार्थ जब उसमें जल मिला देंगे किसी पदार्थ में बन जाएगा क्या, विलयन। जैसे भैया चीनी एक पदार्थ है, चीनी में जब जल मिलाओगे तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। शरबत क्या है, विलयन ही तो है। नहीं समझ पा रहे हो, नमक हो गया, चीनी हो गया, ठोस हो गए, एक पदार्थ है, इसमें जल मिलाओगे तो क्या बनेगा, जली विलयन ही तो बनेगा। जैसे शरबत हो गया, ये हमारा क्या होता है, शरबत जली विलयन ही तो होता है। तो जली विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, जल रहेगा, जब उसमें करंट फ्लो करोगे तो पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में क्या होगा, टूट जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन। तो वह वियोजन क्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में
विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अभिक्रिया संपन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखा जाए भैया, जैसे जल हो गया, क्या जल H2O, H2O में जब विद्युत प्रवाह करोगे, विद्युत प्रवाह H2O में जब विद्युत प्रवाह करोगे तो ये टूटेगा H2 प्लस किसमें? O2 में। H एक बार, यहाँ H दो बार, H दो बार, O कितनी बार? एक बार बाबू। यहाँ O दो बार, तो यहाँ दो का गुणा करो। ऑक्सीजन दो बार, ऑक्सीजन दो बार, हाइड्रोजन दो दूनी चार बार, दो का गुणा करो, संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। चलिए अगली हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं, उसमें अपघटन को। नहीं, अगली हेडिंग क्या थी? संयोजन के बाद वियोजन, वियोजन के बाद क्या था भैया? विस्थापन अपक्रिया। तीसरी हेडिंग थी विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। चलो भैया पढ़ो विस्थापन अपक्रिया को। लंबा होगा वीडियो, लेकिन एक वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा क्लास। ठीक, चलिए पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व का परमाणु, कोई अधिक क्रियाशील तत्व का परमाणु किसी कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। विस्थापन या स्थापन अपक्रिया कहलाती है भैया। देख लें वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ज्यादा नीचे लिख रहा हूँ। चलो देख लिए, लिख लिए, लिख लो भैया, लिख लो इसको बढ़िया से। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व का परमाणु किसी कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। क्या लिखा हूं, एक बार फिर पढ़ो। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व का परमाणु किसी कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले, उसे हम क्या कहते हैं? बताओ। विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। लिख लिए, चलो चलिए भैया एग्जाम्पल देखिए। लिख लिए ना? चलिए ठीक, ये तो लिखने के लिए कैमरा मैंने नीचे किया। देखो विस्थापन अपक्रिया दो प्रकार की होती है, लिख लेना अपने से, कहलाती है, फिर उसके आगे लिख लेना, अच्छा लिख ही लो। विस्थापन अपक्रिया दो प्रकार की होती है। विस्थापन अपक्रिया कितने प्रकार की होती है? ज्यादा ऊपर लिख रहा हूँ क्या? रुके रहो। विस्थापन अपक्रिया दो प्रकार की होती है। नहीं ठीक है, विस्थापन अपक्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन से भैया? एकल विस्थापन, और दूसर का क्या है? द्विविस्थापन। चलो हेडिंग करो एकल विस्थापन, लिख लिए। चलो हेडिंग करो एकल विस्थापन, लिखेंगे। वह विस्थापन अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से
नहीं, वह विस्थापन अभिक्रिया जिसमें केवल जिसमें कोई एक ही परमाणु वह विस्थापन क्रिया जिसमें कोई एक ही परमाणु अलग होता है, कोई एक ही परमाणु अलग होता है, एकल विस्थापन क्रिया कहलाती है। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए, समझ पा रहे हो कि नहीं? वह विस्थापन अभिक्रिया जिसमें कोई एक ही परमाणु अलग होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। परिभाषा लिख लिए, ठीक। दो परमाणु विस्थापित होते तो उभय अपघटन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती। एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने पढ़ा था Zn प्लस H2SO4, Zn अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन की अपेक्षा, तो Zn जाएगा SO4 के पास, ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2, क्या हो गया बताओ, अलग हो गया। कौन सी क्रिया है ये? एकल विस्थापन। अगला Fi प्लस CuSO4, Fi गया SO4 के पास, क्या बन गया बताओ, FiSO4 प्लस क्या निकल गया, Cu निकल गया। तो ये हमारा कौन सी क्रिया है? एकल विस्थापन क्रिया। कहेंगे उदाहरण, भैया विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रिया का अलग वीडियो बनाए, उसमें आपका बहुत एग्जाम्पल है, उसको आप देख लेना। चलो, अगली हेडिंग हम करते हैं द्विविस्थापन क्रिया को। द्विविस्थापन अभिक्रिया, चलिए पढ़ते हैं इसको बढ़िया से। द्विविस्थापन अभिक्रिया को लिखेंगे परिभाषा, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें आयनों या मूलकों के, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें आयनों या मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा, परस्पर विनिमय, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें आयनों या मूलकों के परस्पर विनिमय, विनिमय मतलब अदला बदली, अदला बदली, अपना उसे दे दो उसका स्वयं ले लो, इसे ये अदला बदली कहेंगे, जैसे किताब कलम, ठीक। वह वियोजन क्रिया जिसमें आयनों या मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा, विनिमय द्वारा नए पदार्थों का निर्माण होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है, द्विविस्थापन क्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन कोष्टक में उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। चलिए लिख लीजिए, ठीक। तो वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें आयनों या मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा, विनिमय मतलब अदला बदली द्वारा, विनिमय द्वारा नए पदार्थों का निर्माण होता है, द्विविस्थापन या उभय अपघटन क्रिया कहते हैं। बताओ, एक परमाणु विस्थापित होगा तो एकल विस्थापन, दोनों परमाणु विस्थापित हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन क्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, या वह वियोजन क्रिया जिसमें दो यौगिकों के दोनों परमाणु अदला बदली करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करें, उसे हम क्या कहते हैं बताओ? द्विविस्थापन या उभय अपघटन क्रिया।
वो भी आउन तो नहीं छूट रहा है ना, वीडियो लंबा, जब एक ही वीडियो में पूरी क्लास आप कंप्लीट करेंगे तो भैया थोड़ा हिम्मत तो कसनी होगी। मैं भी हिम्मत कस के पढ़ा रहा हूँ, आप भी हिम्मत कस के पढ़िए। चलिए दो पदार्थ ले लो, जैसे BaCl2 प्लस BaCl2 ले लिए, आगे ले लो किसको, Na2SO4 को। चलो भैया, Ba गया SO4 के पास, बन जाएगा BaSO4। आयन कहा है तो Ba पे 2 प्लस होंगे, SO4 पे 2 माइनस। Ba गया SO4 के पास, आयनों की अदला बदली हो रही है, बन गया BaSO4 बेरियम सल्फेट। Na पर 1 प्लस, एक दुक्के 2 प्लस, Cl पर 1 माइनस, एक दुक्के 2 माइनस, प्लस आया फिर माइनस के पास, बताओ बन जाएगा क्या, 2 बार Na, 2 बार भैया Cl हो जाएगा 2NaCl। ठीक, 2NaCl। Ba गया SO4 के पास, बन गया BaSO4, और Na चला आया किसके पास, Cl के पास, हो गया क्या, NaCl। बताओ, ये एक यौगिक है और ये एक यौगिक है, जब दो यौगिकों में, जब दो यौगिक उपस्थित हो, जैसे कि यहाँ पर दो यौगिक उपस्थित हैं, दोनों यौगिकों के परमाणु, जैसे Ba गए SO4 के पास और Na चला आया किसके पास, Cl के पास, दोनों अदला बदली करके एक दूसरे से मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करें। Na मिला था SO4 से, Na2SO4 बनाया था, अब Na चला गया Cl के पास, बना लिया क्या, 2NaCl। BaCl के साथ था तो BaCl2 था, लेकिन Ba चला गया SO4 के पास, बना लिया क्या, बताओ, BaSO4। तो यहाँ पे अदला बदली हुई है कि नहीं, ठीक। जब दो परमाणुओं के, मतलब जब आयनों या मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बताओ, बोलो जी, उसे हम क्या कहते हैं, उभय अपघटन क्रिया कहते हैं। चलिए अगली हेडिंग हम देखते हैं, चौथी हेडिंग हमारी क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। चलिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को हम पढ़ते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, मुक्त होती है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, बताओ, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, मतलब बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए भैया, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। चलिए मिटा दें, कहेंगे एग्जाम्पल भी देख लो। एग्जाम्पल भैया बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, क्या होगा एग्जाम्पल, C+O2 रिएक्ट होके बना CO2 प्लस 94 किलो कैलोरी, ऊष्मा क्या हो गई, बाहर निकल गई, Ca प्लस Cl2 प्लस, चलिए C+O2 बराबर हो गया CO2, 94 किलो कैलोरी, ऊष्मा क्या हो गई, निकल गई। कौन सी अभिक्रिया है जी ये, बताओ, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। चलिए N2 प्लस 3H2 रिएक्ट होके बनाया क्या, 2NH3, ठीक, 2NH3 प्लस 22.4 किलो कैलोरी, ऊष्मा बाहर निकल गई। कौन सी क्रिया है,
बाहर निकलेगा तो प्लस रहेगा ना जी, उष्मा दे देगा। तो ये हमारी उष्मा क्षेपीय क्रिया है। कौन सी क्रिया है? उष्मा क्षेपीय क्रिया है। अगला देखते हैं KOH प्लस जल। KOH प्लस जल बराबर हो जाएगा ये हमारा क्या? KOH का जलीय विलयन। KOH का क्या? जलीय विलयन। जलीय मतलब एक क्यू, जलीय विलयन प्लस उष्मा निकल गई। कौन सी क्रिया है बताइए? उष्मा क्षेपीय क्रिया है। और एग्जाम्पल, ग्लूकोज को तोड़ो। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तोड़ दो भैया इसको, टूटेगा किसमें बताइए? ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी क्या जी? हाँ, टूटेगा ये CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा या ऊर्जा में। इसमें टूटेगा ऊर्जा में। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देना, C कितनी बार? 6 बार। 6 का यहाँ गुणा करो, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 12 बार है, ठीक है। 6 दूनी 12 बार हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितनी बार है बताओ? 6 दूनी 12, 12 6 18, 6 दूनी 12, 12 6 18। तो ये हमारे चारों एग्जाम्पल किसको बता रहे हैं बताओ? उष्मा क्षेपीय अपक्रिया को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं भैया? उष्मा क्षेपीय अपक्रिया को बता रहे हैं। रिकॉर्ड तो हो रहा है जी। चलिए, C6H12O6 ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का सूत्र है। किसका? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 प्लस H2O प्लस क्या बताता है? ऊर्जा को बताता है, बाहर निकली है। ग्लूकोज का जब हमारे शरीर में क्या होता है बताओ? पाचन होता है तो हमें क्या मिलती है भैया? ऊर्जा मिलती है। चलिए, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोई पदार्थ जलता है तो कार्बन मतलब कोयला जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या निकलता है? उष्मा निकलता है ना। जब कोई पदार्थ जलेगा तो उसमें से क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। और क्या निकलेगा बताओ? बोलो, ताप निकलेगा ना, उष्मा। चलिए, N2 प्लस H2 रिएक्ट होके क्या बनाएगा? NH3 प्लस उष्मा निकल जाएगी 22.4। कहेंगे ये फिक्स मान है 94 किलो कैलोरी। देखो, फिक्स मान तो नहीं है, लगभग में 94.0 किलो कैलोरी उष्मा निकलेगी, लगभग में। फिक्स मान नहीं है। और ये 22.4 फिक्स मान नहीं है। हालांकि ये कहीं कहीं 24.4 भी दिया है। 24.4, कहीं कहीं ये 20.4 भी दिया है। मतलब 20 से लेकर 24 तक के बीच में कुछ भी निकल सकता है। चलिए, KOH प्लस जल से क्रिया करके क्या बनाएगा? KOH का जलीय विलयन प्लस क्या निकला? उष्मा। ये किसका एग्जाम्पल है बताओ भैया? उष्मा क्षेपी का। उष्मा क्षेपी की पहचान क्या है? लास्ट में ऐसे ऊर्जा निकले। किलो कैलोरी मतलब क्या? उष्मा। किलो कैलोरी मतलब क्या? उष्मा। या उष्मा लिखा रहे या किलो कैलोरी दे तो मतलब समझ जाओ उष्मा क्षेपी अपक्रिया का क्या है। ये प्यारा सा एग्जाम्पल है। चलिए, अगली हेडिंग क्या थी? उष्मा शोषी। चलो, फिर रिडॉक्स अपक्रिया आएंगे। उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए, तो लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने पर जिसके संपन्न होने पर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने पर उष्मा ग्रहण होती है। उष्मा ग्रहण होती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक भैया, परिभाषा लिख लो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने पर उष्मा ग्रहण होती है।
या उष्मा का अवशोषण होता है, उष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। जिसमें उष्मा ग्रहण होगी, उष्मा का शोषण होगा, वही हमारी क्या कहलाएगी बताओ? वही हमारा कहलाएगा क्या? उष्माशोषी अपक्रिया। चलिए रिएक्शन बताएं। ठीक, देखो एग्जाम्पल में दिया क्या है, N2 प्लस O2 रिएक्ट होके बनाएगा 2NO, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, इसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन, एक का नाम मोनो, ओ का नाम ऑक्साइड, एन का नाम नाइट्रोजन, एक का नाम, अरे भैया एक लिखा नहीं गया बस ऐसे, एक का नाम, हाँ एन का नाम नाइट्रोजन, एक का नाम मोनो, ओ का नाम ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, बनाया क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड। प्लस का और माइनस का निकलेगा क्या? माइनस का आपका निकल जाएगा भैया 45 किलो कैलोरी उष्मा। 45 किलो कैलोरी उष्मा। देखो इस साइड यदि माइनस है तो इसका मतलब क्या होता है? ग्रहण। इसका मतलब क्या होता है? ग्रहण मतलब अवशोषण। अवशोषण, ध्यान देना, रिएक्शन के इस साइड यदि माइनस है भैया तो इसका मतलब ग्रहण होगा, और यदि गलती से प्लस है तो उसका मतलब क्या होगा? माइनस है तो ग्रहण हो रहा है इस साइड, और यदि प्लस होता तो निकलता। जैसे अभी आपने उष्मा छेपी में देखा था, यहाँ पे प्लस था, प्लस का मतलब होता है अलग होना, निकल जाना। इस साइड तीर के इस साइड प्लस है तो इसका मतलब हो जाएगा अलग हो गया, मगर माइनस है तो उसका मतलब क्या होगा? ग्रहण हो जाएगा। इसी को थोड़ा करके बता रहा हूँ, देखो N2 प्लस O2 प्लस 45 किलो कैलोरी, क्या जी? उष्मा। एक उष्मा बनेगा 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड। तो चाहे इस साइड तुम प्लस लिखो, चाहे इस साइड तुम माइनस लिखो, इधर प्लस रहेगा तो ग्रहण होगा, और इधर माइनस रहेगा तो किसको बताएगा? ग्रहण को बताएगा, समझे? इधर यदि प्लस है, यदि इधर प्लस है तो इसका मतलब क्या होगा? ग्रहण हुआ, और इधर यदि माइनस है तो इसका मतलब क्या होगा? ग्रहण हुआ। चलिए अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं, कहेंगे कि आगे एग्जाम्पल और बता दीजिए। चलिए देख लीजिए, उग तो नहीं रहे हो, चलो बड़ी बढ़िया से यदि पढ़ना है, एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर खत्म करना है तो बना मत, वीडियो को रोक कर धीरे धीरे 1-2 घंटे में पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना, कुछ खाते पीते रहना, मेरी तरह मत पढ़ना कि जैसे बस पढ़ा रहा हूँ बिना कुछ खाए पिए। चलो भैया C+H2 क्रिया करके बनाएगा CH2, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन ने सल्फर से क्रिया करके बना लिया कार्बन डाइसल्फाइड। माइनस 2000 किलो कैलोरी क्या होगी? 20,000, 1 2 3 4 किलो कैलोरी क्या होगी? उष्मा निकल जाएगी। उष्मा क्या होगी? ग्रहण होगी जी, निकलेगी थोड़ी नहीं, ग्रहण होगी। चलो C का नाम कार्बन, 2 का नाम डाई, 2 का नाम डाई, और S का नाम भैया सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड। चलिए अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, 5वीं हेडिंग। कहेंगे पहले ऑक्सीकरण पढ़ा दीजिए, और सर अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया पढ़ा दीजिए भैया। अगला वीडियो जो बना रहा हूँ वो हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया पर होगा, जिस पर हम बहुत से एग्जाम्पल करेंगे। ऑक्सीकरण पे बहुत से एग्जाम्पल, और अपचयन 2 हेडिंग अलग से मैं बनाऊंगा जोड़कर ऑक्सीकरण और अपचयन को। खैर यहाँ पर समय कम है, वीडियो लंबा हो रहा है। आखिरी हेडिंग 5वीं देख लो, क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं जब एक साथ संयोग करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
कहेंगे सर हम जानते नहीं है ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं। भैया अगला वीडियो है, इसके बाद अगला वीडियो बना रहा हूँ, आप तुरंत अगले वीडियो को देख लेना, बढ़िया से 10 बार देखना, एक बार वो भी नहीं, 10 बार आराम से देख लेना, ऑक्सीकरण क्रिया समझ में आ जाएगी उदाहरण से, और अपचयन। चलो समय कम होने की वजह से इस पे फोकस करें, तो लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण कोष्ठक में उपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, करण तथा अपचयन, उपचयन को चाहे अपचयन को, सॉरी ऑक्सीकरण को चाहे उपचयन को, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण या उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ और एक ही समय पर, एक ही समय पर संपन्न होती हैं, संपन्न होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। चलो भैया गर्मी भी बहुत है, आराम से पढ़ो, ज्यादा जल्दी नहीं है। चलिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ और एक ही समय पर संपन्न होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती। वीडियो देख लें, रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए लिख लो भैया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ और एक ही समय पर संपन्न होती हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ और एक ही समय पर संपन्न होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। भैया लिख लिए। चलिए एग्जाम्पल देखें, एक आगे दो, फिर वीडियो को हम यहीं पे बंद करें, अध्याय आपका खत्म हो जाएगा, एक अध्याय पूरा एक वीडियो में। खैर कहेंगे एक आध दो हेडिंग छूट रही है, हाँ हम समझ रहे हैं। संक्षारण बता दे रहा हूँ और विकृत गंधिता, पेपर में पूछता है संक्षारण और विकृत गंधिता, हम आपको बता दे रहे हैं। पहले रेडॉक्स का उदाहरण देख लें, ठीक, केवल बस मैं ऑक्सीकरण और अपचयन को छोड़ रहा हूँ, जो कि हम अगले वीडियो में बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक। चलिए रेडॉक्स क्रिया का उदाहरण हम लोग देखेंगे, जैसे HgCl2 प्लस SnCl2 रिएक्ट होके बनेगा Hg2, सॉरी हाँ सही तो है जी, Hg2Cl2 प्लस SnCl4। चलिए लिख लिए, ध्यान देना यहाँ पर Hg पे कितने प्लस हैं, 2 प्लस हैं, यहाँ पर Hg पर भैया 1 प्लस, क्या हुआ है, एक चयन हुआ। बताओ Hg का क्या हुआ है, 2 प्लस है, 2 प्लस से 1 प्लस आया, 2 प्लस है, 2 प्लस से क्या आया, 1 प्लस आया, तो यहाँ पे इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ। या जब प्लस क्या हो, अपचयन, जब प्लस की संख्या कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, और यहाँ पे 2 प्लस थे, मगर यहाँ पे भैया ये बहादुर है, 4 प्लस हो गया, ठीक। यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे 4 प्लस हो गया, तो इसका क्या कहोगे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में भैया प्लस की संख्या बढ़ती है, अपचयन में प्लस की संख्या घटती है। ध्यान देना, ऑक्सीकरण में प्लस की संख्या
सब बोलो जी तुम लोग भी। आक्सीकरण में प्लस की संख्या बढ़ती है। 2 से कितने प्लस हो गए? 4 प्लस हो गए। आक्सीकरण में प्लस की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। और अपचयन में प्लस की संख्या सीधे बताओ क्या होगी? एक में बढ़ेगी तो एक में घटेगी। अपोजिट यही तो होगा। रुके रहो तो 1 मिनट। हाँ सही तो है जी। चलिए, आक्सीकरण में प्लस की संख्या बढ़ेगी, अपचयन में प्लस की संख्या घटेगी। Hg कितनी बार है? 1 बार है। यहाँ Hg कितनी बार है बताओ? 2 का गुणा किया गया है तो Hg 2 बार। प्लस कितने हो गए? 2 दूनी 4। यहाँ 1 दुक्के 2 प्लस। कितने प्लस घटे बताओ? 2 प्लस कम हुए। देखो जी, 2 दूनी 4 प्लस, 1 दुक्के 2 प्लस। समझो, 2 दूनी 4 प्लस, 4 प्लस है यहाँ पर। Hg पे 2 प्लस है, 2 का गुणा किए, 2 दूनी 4 प्लस। यहाँ पे 1 दुक्के 2 प्लस हो गए, मतलब 4 प्लस से 2 प्लस हो गया तो प्लस की संख्या घटी। जब प्लस की संख्या घटेगी तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चे बताओ? अपचयन। यहाँ पे 2 प्लस है, 2 प्लस से सीधे कितने प्लस हो गए बाबू? 4 प्लस हो गए। प्लस की संख्या बढ़ी, इसे हम क्या कहेंगे? बोलो, आक्सीकरण। चलिए, इसका नाम क्या होगा? Hg का नाम होगा मर्क्यूरिक। 2 प्लस का नाम मर्क्यूरिक, और Cl का नाम क्या होगा? बोल दो, क्लोराइड होगा। Hg पे 2 प्लस का नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक, और Cl का नाम तो क्लोराइड होता है। Cl पे 2 प्लस हो तो इसका नाम स्टेनस, और Cl का नाम बाबू क्या होगा? बोलो मुझसे, क्लोराइड होगा। चलिए, Hg पे 1 प्लस का नाम क्या होगा? मर्क्यूरस, और Cl का नाम क्लोराइड। या Cn पे 2 प्लस का नाम स्टेनस, 4 प्लस का नाम क्या होगा? बोल दो, स्टेनिक। क्या होगा? स्टेनिक, और Cl का नाम क्लोराइड। चलिए, कुछ समझ रहे हो कि बस ऐसे ही चल रहे हो मेरे साथ? मैंने कहा चलिए तो आप भी बंद कर दिए लिखना। देखो, Hg पे 2 प्लस का नाम, Hg पे गुणा से नहीं मतलब है। Hg पे 2 प्लस का नाम मर्क्यूरिक, Cl का नाम क्लोराइड। Hg पे 1 प्लस का नाम मर्क्यूरस, Cl का नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड। Sn पे 2 प्लस का नाम स्टेनस, और Sn पे 4 प्लस का नाम स्टेनिक। Cl का नाम क्या हो जाएगा? बोलो, क्लोराइड ही तो होगा। चलिए, यहाँ पे Hg 2 बार है, Hg यहाँ पर 2 बार हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ पर बना कैसे है? Hg पर 2 प्लस है, 2 दूनी 4 प्लस, यहाँ पर 1 दुक्के 2 प्लस। 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? यहाँ पर वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्लस बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो प्लस घटेगा। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जब इलेक्ट्रॉन घटेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्लस बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो प्लस हमारा क्या होगा? घट जाएगा। चलिए, इसको ऑक्सीकरण और अपचयन पे हम अलग वीडियो बनाएंगे, उस पे हम बढ़िया से पढ़ेंगे। यहाँ पर Hg 2 बार है, Hg 2 बार है। Cl कितनी बार है जी? 2 दूनी 4, 4 2 6, 4 2 6। Sn 1 बार, Sn 1 बार। पुनः समझो, Hg 2 बार है, Hg 2 बार है। Cl कितनी बार है? 2 दूनी 4, 4 2 6, 4 2 6। Sn कितनी बार? 2। समझो बनेगा कैसे? जब बताओगे कैसे? हिंदी कैसे बोलोगे? हम लोग कैसे रटे हैं, तुम भी रटो। जब मर्क्यूरिक क्लोराइड की क्रिया स्टेनस क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो क्रिया के फलस्वरूप मर्क्यूरस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड प्राप्त होता है। समझो, मर्क्यूरिक क्लोराइड से सदैव क्या प्राप्त होगा? बोलो, मर्क्यूरिक क्लोराइड से सदैव क्या प्राप्त होगा? मर्क्यूरिक क्लोराइड से सदैव मर्क्यूरस क्लोराइड प्राप्त होगा। और स्टेनस क्लोराइड से सदैव क्या प्राप्त होगा? स्टेनस क्लोराइड से सदैव स्टेनिक क्लोराइड प्राप्त होगा। लिख लिए? चलिए, रेडॉक्स क्रिया पर हम और एग्जाम्पल बनाएंगे अगले वीडियो में। अतः ये आपका एक चैप्टर खत्म हो गया। बचा क्या है? 2 हेडिंग और है, ऐसे ही समझ लो। संक्षारण, वायु की उपस्थिति के कारण धातुएं
क्या होती हैं, ऑक्सीकृत होती हैं। वायु की उपस्थिति के कारण धातुएं क्या होती हैं, ऑक्सीकृत होती है, जिसके कारण उनकी ऊपरी सतह धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण। लिखोगे जब धातुएं वायु, लिखेंगे धातुएं वायु के संपर्क में, धातुएं नम वायु के संपर्क में आने पर, धातुएं नम वायु के संपर्क में आने से धीरे धीरे नष्ट होती हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। अर्थात उनकी, अर्थात उनकी बाहरी परत, बाहरी परत नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। चलिए समझिए, जब धातुएं, जब धातुएं नम वायु के संपर्क में, नहीं सही है वैसे ही, धातुएं नम वायु के संपर्क में आने पर, धातुएं नम वायु के संपर्क में आने पर धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, अर्थात उनकी बाहरी परत नष्ट हो जाती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। मतलब समझ गए हो, धातुएं नम वायु के संपर्क में आने पर धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, अर्थात उनकी बाहरी परत नष्ट हो जाती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, जैसे लोहे में क्या, जंग लगना। देखो जंग लगता है लोहे में, ये किसको बता रहा है, बताओ। लोहे में जंग लगता है, ये किसको बता रहा है, सोने तथा चांदी के आभूषण क्या होते हैं, काले हो जाते हैं, अतः उन्हें साफ न करवाया जाए तो सोना चांदी भी धीरे धीरे क्या होता है, उसका वजन कम होने लगता है। यह सब किसके कारण होता है, संक्षारण के कारण होता है। लोहे में जब जंग लगता है तो लोहे की बाहरी परत पे भूरे रंग की क्या जम जाती है, पट्टी जम जाती है। अतः यह जो संक्षारण होता है धातुओं को धीरे धीरे क्या करता है, नष्ट कर देता है। अतः उनका वजन भी कम हो जाएगा और धातुएं धीरे धीरे पूर्ण रूप से क्या होंगी, नष्ट हो जाएंगी। संक्षारण को रोकने के लिए कुछ उपाय भी हैं। क्या उपाय है भैया, संक्षारण को रोक सकते हो तुम गिरीश का प्रयोग करके, क्या करके, गिरीश का प्रयोग करके संक्षारण को हम रोक सकते हैं। तेल का प्रयोग करके, गिरीश का प्रयोग करके संक्षारण की क्रिया को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। चलिए अगली हेडिंग हम देख सकते हैं, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। चलिए विकृत गंधिता हम लोग लिखें। विकृत गंधिता क्या होती है, सीधे बताओ। तेल या वसा के द्वारा बनी वस्तुओं को, तेल या वसा के द्वारा बनी वस्तुओं को लिखेंगे, तेल या वसा के द्वारा बने बनी बने खाद्य पदार्थों को, बने खाद्य पदार्थ, खाने पीने वाले पदार्थों को, तेल या वसा के द्वारा खाने पीने वाले बने तेल या वसा के द्वारा बने खाद्य पदार्थों को खुला छोड़ देने पर, कुछ समय पश्चात जीवाणुओं के कारण, उनमें से जीवाणुओं के प्रभाव के कारण, जीवाणुओं के प्रभाव के कारण उनमें से गंध आने लगती है,
गंध आने लगती है। समझो। तेल या वसा के द्वारा बने खाद्य पदार्थों को खुला छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जीवाणु के प्रभाव के कारण उनमें से गंध आने लगती है। इस घटना को, इसके आगे लिखोगे, इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। चलो भैया समझो, बढ़िया समझो। मतलब तेल या वसा के द्वारा बने खाद्य पदार्थों को खुला छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जीवाणु के प्रभाव के कारण उनमें से गंध आने लगती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। अतः पदार्थों को जब हम खुला छोड़ देंगे, जैसे तेल के द्वारा कढ़ी हुई पूरी हो गई, और तेल के द्वारा पापड़ वगैरह जो भी कुछ होते हैं, जैसे हमारे कुरकुरे हो गए, चिप्स हो गए, जो मार्केट में हम लोग खरीदते हैं, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, यदि पैकेज खुला है और उसमें वायु का संपर्क हो रहा है, ऑक्सीजन उसमें जा रहा है, तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उसमें जीवाणुओं का क्या होगा? जब खुली वायु आएगी तो उसमें जीवाणु प्रवेश करेंगे। मैं बोल रहा हूँ उसमें भी जीवाणु जा रहे हैं, जीवाणु हर जगह है। ठीक, तो जब खुली वायु लगेगा तो जीवाणु होते हैं। घाव वगैरह के लिए देखिए, जीवाणु बहुत नुकसानदायक होते हैं, इसलिए जीवाणु हर जगह उपस्थित हैं। जीवाणुओं से बचने के लिए हम बने हुए भोजन को, जिसे खाद्य पदार्थ कहते हैं, उसे हम ढक कर रखते हैं। चाहे आपका खाना हो जाए, चाहे आपका जो खाद्य पदार्थ हो गया, आपको पॉलीथीन में मिलता है, जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, ये तेल या वसा के द्वारा ही तो छनी होती है, बनी होती है। तो इन्हें जब हम खुला छोड़ देंगे, मतलब पैकेट से फाड़ कर निकाल दें, वैसे खुले में रख दें, कुछ समय पश्चात इनमें से जीवाणु के प्रभाव के कारण दुर्गंध आने लगती है, गंध आने लगती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। ठीक, यह अध्याय आपका खत्म हो गया। आप प्रैक्टिस करेंगे, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप खूब बढ़िया से पढ़िए। ठीक, धन्यवाद।